स्वागत है दोस्तों आप सभी का पैशन ऑफ डीएमएल टीम। मैं हूं आपका दोस्त मुनव्वर। तो आज हम बात करेंगे व्हाट इज ईएसआर। ईएसआर क्या है? ईएसआर मींस इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। कोई भी डॉक्टर हमें ईएसआर तब लिखते हैं जब हमारे बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन हो या फिर इन्फ्लामेशन हो, तो उसे डिटेक्ट करने के लिए ईएसआर का टेस्ट करवाते हैं डॉक्टर। तो आज हम जानेंगे ईएसआर क्या है, तो हमारे साथ बने रहिए। ईएसआर इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ईएसआर एक तरीके का ब्लड टेस्ट होता है। इस टेस्ट में क्या होता है कि हमें एक ट्यूब में एंटी कोगुलेटेड ब्लड को फिल करना होता है और उस ट्यूब को हमें 1 आवर्स के लिए एक वर्टिकल पोजीशन पे स्टैंड करके रखना होता है और 1 घंटे के बाद हम उस ट्यूब में देखेंगे कि ब्लड में जो भी सेलुलर कंपोनेंट्स हैं, मेनली जो रेड ब्लड सेल्स हैं, वो ट्यूब के बॉटम में सेटल डाउन हो जाएंगे और जो प्लाज्मा है वो ऊपर ही रह जाएगा। सो हमें 1 घंटे में यही मेजर करना होता है कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो कितनी तेज़ी से, कितनी स्पीड से ट्यूब के बॉटम में सेटल डाउन हो रहे हैं और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। जो ईएसआर की पाइपेट्स या फिर जो ट्यूब्स होती हैं उस पे मार्किंग होती है एमएम में, मिलीमीटर्स में। तो 1 घंटे के अंदर जहाँ तक रेड ब्लड सेल्स सेटल डाउन होंगे उस मार्किंग को हमें नोट करना है और वो होगी ईएसआर की वैल्यू। और ईएसआर को हम हमेशा एमएम यानी मिलीमीटर्स में मेजर करते हैं। अब ईएसआर में जो रेड ब्लड सेल्स का सेडिमेंटेशन है वो डिपेंड करता है कि रेड ब्लड सेल्स और प्लाज्मा सेल्स की डेंसिटी के बीच में डिफरेंस कितना है। रेड ब्लड सेल्स की जो डेंसिटी होती है वो प्लाज्मा सेल्स से ज़्यादा होती है, तो रेड ब्लड सेल्स का वेट ज़्यादा होने की वजह से वो जल्दी से बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं। देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि जो ईएसआर है वो एक तरीके का ब्लड टेस्ट है, बट ईएसआर हम क्यों करते हैं? ईएसआर क्या बताता है हमारी बॉडी में? तो देखिए, अगर हमारी बॉडी में कहीं भी इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लामेशन चल रही होगी तो जो ईएसआर का लेवल होगा, ईएसआर की जो वैल्यू होगी वो बढ़ जाएगी। बट ईएसआर टेस्ट से हम ये नहीं पता कर सकते कि बॉडी के किस पार्ट में इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लामेशन चल रहा है। ईएसआर टेस्ट से सिर्फ हम यही पता कर सकते हैं कि बॉडी में कहीं इन्फ्लामेशन या फिर इन्फेक्शन हो रखा है। सो ईएसआर इज अ नॉन स्पेसिफिक टेस्ट फॉर इन्फ्लामेशन। और ईएसआर को हम किसी भी इन्फ्लामेटरी डिजीज के ट्रीटमेंट या फिर इन्फ्लामेटरी डिजीज की प्रोग्रेशन की मॉनिटरिंग करने के लिए यूज भी किया जाता है। अब हम जानेंगे कि ईएसआर का मैकेनिज्म क्या होता है। देखिए, नॉर्मली जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो बहुत स्लोली सेटल डाउन होते हैं क्योंकि रेड ब्लड सेल्स की सरफेस पर, सेल मेम्ब्रेन पर नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट रहते हैं, जिसकी वजह से एक आरबीसी दूसरे आरबीसी को रिपेल करता है, वो पास नहीं आ पाते हैं और जो सेडिमेंटेशन है वो बहुत स्लोली होता है। बट अगर किसी पर्सन की बॉडी में इन्फेक्शन चल रहा है, इन्फ्लामेशन है या फिर कोई भी डिजीज है, तो ऐसी कंडीशन में उस पर्सन की बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है। उस पर्सन की बॉडी में जो WBCs हैं वो एक सिग्नल भेजते हैं लीवर को, और लीवर को जैसे ही वो सिग्नल मिलता है, लीवर कुछ प्रोटीन सिक्रीट करता है ब्लड में, मेनली फाइब्रिनोजन। और ये जो फाइब्रिनोजन होता है इसमें पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट रहते हैं। तो जब लीवर इस फाइब्रिनोजन को ब्लड में सिक्रीट करता है तो ये फाइब्रिनोजन आरबीसी के नेगेटिव सरफेस पे जाके वहाँ पे पॉजिटिविटी क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से एक आरबीसी दूसरे आरबीसी से चिपक जाते हैं और कोआगुलेट हो जाते हैं और इससे फिर एक रिलेक्स का फॉर्मेशन होता है, यानी एक आरबीसी दूसरी आरबीसी के ऊपर इकट्ठे होते जाते हैं, जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल्स का जो वेट है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और वो बहुत तेज़ी से सेटल डाउन होने लगते हैं। तो अगर किसी पर्सन की बॉडी में इन्फेक्शन है या इन्फ्लामेशन है या कोई भी डिजीज़ है तो उसकी बॉडी में फिब्रिनोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है। तो अगर हम ऐसे पर्सन का ईएसआर टेस्ट करेंगे तो ब्लड में फिब्रिनोजन ज़्यादा होने की वजह से आरबीसी एक दूसरे से चिपक जाएंगे और उनका वेट ज़्यादा हो जाएगा और वो बहुत तेज़ी से सेटल डाउन होंगे। और 1 घंटे के बाद जब हम ईएसआर को मेजर करेंगे तो ईएसआर हमें हाई मिलेगा, क्योंकि जो इरिथ्रोसाइट की सेडिमेंट होने की जो रेट है, जो स्पीड होगी वो बहुत ज़्यादा होगी और इसकी वजह से ईएसआर का लेवल भी ज़्यादा होगा। तो अभी हमने पढ़ा कि ईएसआर का मैकेनिज्म क्या होता है, यानी कि जो ईएसआर है वो कैसे सेडिमेंट होते हैं। अब हम जानेंगे कि ईएसआर की कितनी स्टेजेस होती हैं। देखिए, अगर हम ईएसआर को मैनुअल मेथड से परफॉर्म करते हैं तो इसमें करीब 1 घंटा लगता है। हम 1 घंटे के बाद ही जो है ईएसआर को मेजर करते हैं।
तो जब हम एंटीकोगुलेटेड ब्लड को ट्यूब में फिल करते हैं और उसको वर्टिकल पोजीशन पे स्टैंड करके रखते हैं 1 घंटे के लिए, तो स्टार्टिंग के 10 मिनट्स में क्या होता है कि रूलेक्स का फॉर्मेशन होता है, यानी कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर इकट्ठे होने लगते हैं और एक रूलेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। और ये रूलेक्स का फॉर्मेशन 10 मिनट तक होता है और ये होती है ईएसआर की फर्स्ट स्टेज। सेकेंड स्टेज में क्या होता है कि जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो बहुत तेजी से सेटल डाउन होने लगते हैं, क्योंकि फर्स्ट स्टेज में आरबीसी के रूलेक्स फॉर्मेशन होने के कारण रेड ब्लड सेल्स का जो वेट है वो बढ़ जाता है और वो बहुत तेजी से सेटल डाउन होने लगते हैं। और ये जो सेडिमेंटेशन होता है ये 40 मिनट्स तक चलता है और ये होती है ईएसआर की सेकेंड स्टेज। ईएसआर के आखिरी 10 मिनट में जो रेड ब्लड सेल्स का सेडिमेंटेशन होता है वो बहुत स्लोली होता है, क्योंकि जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो ट्यूब के बॉटम में आके एक्यूमुलेट होने लगते हैं और रेड ब्लड सेल्स की पैकिंग हो जाती है और ये होती है ईएसआर की थर्ड स्टेज। ईएसआर की थर्ड स्टेज कंप्लीट होने के बाद हम ईएसआर को मेजर करेंगे। ईएसआर की जो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है मेल में लेस देन 15 mm पर आवर्स, फीमेल्स में होती है लेस देन 20 mm पर आवर्स और चिल्ड्रंस में होती है लेस देन 10 mm पर आवर्स। अब हम जानेंगे कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो रेड सेल सेडिमेंटेशन पर इफेक्ट डालते हैं। सबसे पहला फैक्टर है प्लाज्मा प्रोटीन्स। जितना ज़्यादा ब्लड में प्लाज्मा प्रोटीन्स का लेवल होगा उतना ही ज़्यादा ईएसआर हाई आएगा, क्योंकि मैंने अभी आपको मैकेनिज्म में बताया था कि जब किसी की बॉडी में इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन या फिर कोई भी डिजीज़ है तो प्रोटीन्स का कंसंट्रेशन बहुत बढ़ जाता है ब्लड में, जैसे कि फाइब्रिनोजन है, सीआरपी है, हेपेटोग्लोबुलिन है, ये सारे प्रोटीन्स होते हैं और इनमें पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट रहते हैं। तो जब ये ब्लड में सिक्रीट होते हैं तो रेड सेल के सरफेस पे जाते हैं और वहाँ पे जो नेगेटिव चार्जेस हैं वहाँ पे पॉजिटिविटी क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल्स एक दूसरे से चिपकने लगते हैं और रूलेक्स का फॉर्मेशन होता है और फिर वो बहुत तेजी से सेटल डाउन होने लगते हैं। सो ब्लड में जितना ज़्यादा प्रोटीन्स का लेवल होगा उतना ही ज़्यादा ईएसआर हाई होगा। बट एक प्रोटीन है जिसका नाम है एल्बुमिन। एल्बुमिन जो है वो नेगेटिव चार्जेस कैरी करता है और रेड ब्लड सेल के सरफेस पे भी नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट होते हैं। सो अगर किसी के ब्लड में एल्बुमिन का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो ईएसआर हमेशा लो होगा, क्योंकि आरबीसी जो है एक दूसरे को रिपेल करेंगे नेगेटिव चार्जेस होने की वजह से और सेडिमेंटेशन बहुत स्लोली होगा। सेकंड फैक्टर है रेड ब्लड सेल्स का कंसंट्रेशन। जितना ज़्यादा ब्लड में रेड सेल का कंसंट्रेशन होगा, यानी कि जो पीसीवी है, पैक सेल वॉल्यूम या फिर जो हेमाटोक्रिट है वो हाई होगा, तो जो ईएसआर है उसकी वैल्यू हमेशा लो आएगी। क्यों? क्योंकि रेड ब्लड सेल्स का कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से प्लाज्मा का जो लेवल है वो बहुत कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जो रेड ब्लड सेल्स होंगे उनके सरफेस पे क्या है, नेगेटिव चार्जेस हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, पास नहीं आएंगे, दूर दूर भागेंगे, जिसकी वजह से जो रूलेक्स का फॉर्मेशन है वो नहीं हो पाएगा, नहीं बन पाएगा और सेडिमेंटेशन बहुत स्लोली होगा, क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन्स है ही नहीं। सो अगर कोई पॉलीसाइथेमिक पेशेंट है तो उनका जो ईएसआर होगा वो बहुत लो होगा। सेम ऐसे ही इसका अपोजिट होगा। अगर कोई अनीमिक पेशेंट है, यानी कि उसकी ब्लड में रेड ब्लड सेल्स का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा कम है, तो उसका ईएसआर हमेशा हाई होगा। क्योंकि रेड सेल का कंसंट्रेशन बहुत कम है तो फिर प्लाज्मा जो है बहुत ज़्यादा होगा, जिससे रेड ब्लड सेल्स एक दूसरे से चिपकेंगे, कोआगुलेट होंगे और सेडिमेंटेशन बहुत तेजी से होगा। इसीलिए अनीमिक पेशेंट में ईएसआर हमेशा हाई होता है और पॉलीसाइथीमिया अगर किसी को है तो ईएसआर हमेशा लो होगा। थर्ड फैक्टर है शेप ऑफ रेड ब्लड सेल्स। देखिए, नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स का जो शेप होता है वो बाइकॉनकेव शेप होता है, जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल्स इजीली एक दूसरे के ऊपर इकट्ठा हो जाते हैं और रूलेक्स का फॉर्मेशन होता है। बट अगर रेड ब्लड सेल्स का जो शेप है वो सीकल शेप है या फिर स्पीरोसाइट्स यानी कि ओवल शेप का है, तो अगर इस तरीके के एबनॉर्मल शेप है तो ऐसे में आरबीसी जो है वो एक दूसरे के ऊपर इकट्ठा नहीं हो पाएंगे और रूलेक्स का फॉर्मेशन भी नहीं होगा, जिसकी वजह से ईएसआर हमें डिक्रीज मिलेगा। तो रेड ब्लड सेल्स के एबनॉर्मल शेप होने की वजह से भी ईएसआर की वैल्यू पर इफेक्ट पड़ता है। फोर्थ फैक्टर है वर्टिकलिटी ऑफ द ट्यूब।
नॉर्मली हमें ESR जब हम लगाते हैं तो हमें ESR की ट्यूब को वर्टिकल पोजीशन पे स्टैंड करके रखना होता है। बट अगर ESR की ट्यूब वर्टिकल पोजीशन पे नहीं है, थोड़ी सी भी टिल्ट पोजीशन पे है, तो ऐसे में क्या होगा, सेडिमेंटेशन बहुत तेज़ी से होगा और फिर ESR की वैल्यू पे भी इफेक्ट पड़ेगा। फिफ्थ फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर भी जो है वो ESR की वैल्यू पे इफेक्ट डालता है। अगर हम हाई टेम्परेचर पे ESR टेस्ट लगाते हैं तो सेडिमेंटेशन मोर क्विकली होता है, बिकॉज हर 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज होने पर 1 mm ESR की वैल्यू इंक्रीज होती है। तो हमें जो है ESR टेस्ट हमेशा रूम टेम्परेचर पे ही लगाना चाहिए, 18 to 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में। सिक्स्थ फैक्टर है प्रेगनेंसी। देखिए, प्रेगनेंसी में भी जो फिब्रिनोजन का लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ESR का लेवल भी इंक्रीज हो जाता है। सेवेंथ फैक्टर है टाइम। ESR टेस्ट जो है वो हमें सैंपल कलेक्ट होने के 2 घंटे के अंदर परफॉर्म कर लेना है। इन केस अगर डिले होने वाला है तो हमें सैंपल जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करके रखना है और विद इन 6 आवर्स में हमें ESR का टेस्ट परफॉर्म कर लेना है। 8th फैक्टर है वाइब्रेशन। ESR टेस्ट जो है वो हमें हमेशा वाइब्रेशन फ्री सरफेस पे ही परफॉर्म करना है, क्योंकि अगर वाइब्रेशन होगा उस सरफेस पे तो रेड सेल्स का सेडिमेंटेशन ठीक से हो नहीं पाएगा और ESR डिक्रीज हो जाएगा। सो आज हमने पढ़ा कि ESR क्या होता है, ESR का मैकेनिज्म क्या होता है, कौन से फैक्टर्स जो हैं वो ESR पे इफेक्ट करते हैं।